हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एडजस्टेड परचेज़ेज़ दे रखा है। तो एडजस्टेड परचेज़ेज़ का मतलब क्या होता है? ज़रा आपके पास जैसे रजिस्टर है तो आप लिख लो, एडजस्टेड परचेज़ेज़ का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज़ेज़ का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज़ का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज़ेज़। अब ये नेट परचेज़ेज़ का मतलब क्या होता है? नेट परचेज़ का मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। नेट परचेज़ेज़ का मतलब हो गया परचेज़ेज़ माइनस परचेज़ेज़ रिटर्न। परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न। तो नेट परचेज़ेज़ का मतलब है कि परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न। तो आपको एक बात समझ आई है? जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज़ेज़ दे रखा होगा, इसका मतलब जैसे 6,60,000 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज़ेज़। तो इसका मतलब क्या है कि इस 6,60,000 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज़ेज़। या अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपने देखा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ेज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो इन तीनों को प्लस माइनस करके हमारी एडजस्टेड परचेज़ेज़ बनती है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज़ेज़ दे रखा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखूँगा या सिर्फ़ टू एडजस्टेड परचेज़ेज़ लिख दूँ और 6 लाख लिख के मेरे को फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखने पड़ेंगे? या फिर भी लिखूँ? क्या कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या कहते हो आप? जैसे क्वेश्चन एक बार कर ही लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2020। अब आप जैसे ये बनाते हो, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखूँ या नहीं लिखूँ? जब मेरे को क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज़ेज़ दे रखा है। नहीं, क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेज़ेज़ में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड तो है। हाँ, उसमें इंक्लूड है, हाँ, उसमें इंक्लूड है वो। तो इसलिए मैं क्या लिख दूँ, टू एडजस्टेड परचेज़ेज़ 6,60,000। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सेल्स है, आपको पता है सेल्स यहाँ आ जाती है। सेल्स कितनी है? 7,44,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक लिखूँ अब? नहीं, वो इस एडजस्टेड परचेज़ेज़ में माइनस हो रखा है, मतलब कि प्लस माइनस हो गया है। यहाँ वाला प्लस होता है, इधर माइनस ही तो होएगा। यहाँ वाली चीज़ें अगर मैं उस कोई आइटम यहाँ है दैट मीन्स वो माइनस होएगी उसमें से, तो वो भी उसमें हो रखी है कह रहा है। उसके बाद क्या है? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। क्या ये आएगा फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड? ये लिखूँ या नहीं लिखूँ? क्या कहते हो आप लोग? हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस तो इधर आते हैं तो वो तो आएगा ही आएगा। टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड शॉर्ट में लिखा है मैंने और इनवर्ड है तो इनवर्ड वाले तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यहाँ आएँगे। 3,600 रुपए आ गया। अब आगे क्या लिखा है? वेजेस। क्या वेजेस आएगा यहाँ पर? येस और नो? वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? ठीक है, टू वेजेस। कितनी है वेजेस? 6,000 रुपए। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लिखा है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड। क्या ये आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में? क्यों? क्यों आएगा ये? तो मैंने कब कहा आउटवर्ड इस तरफ आता है? आउटवर्ड किधर आता है बताओ? अब युवराज को अब ठीक हुआ होगा। कहाँ आएगा आउटवर्ड वाला खर्चा? हाँ, डेबिट साइड में ही आएगा। खर्चे और लॉस सारे डेबिट साइड में आएँगे। या तो ट्रेडिंग में या पी&एल में। यहाँ तो इनकम आती है, क्रेडिट साइड में तो इनकम आती है। तो ये तो एक खर्चा है और खर्चा ये इनडायरेक्ट है तो इसलिए ये पी&एल में आएगा, तो यहाँ हम इसको इग्नोर करेंगे। टीना ने जवाब दे दिया था नो में, ठीक है। उसके बाद बस और कुछ नहीं है। तो अब ज़रा जल्दी से यहाँ का टोटल करते हैं, इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है और ये यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 6 और 4 10, 1 और 10, 4 14, 1 7 और 7 14, 1 74,600
400 हमारा आंसर आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके लिखते हैं। तो ये हमारा इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत है नहीं। इससे अगला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें ना अगला क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आप देखो, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स लिखा है, फिर आपकी परचेजेस लिखी हुई है, फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखी हुई है ना? रिटर्न्स लिखा हुआ, उसके आगे परचेज और सेल लिखा है, इसको ना वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर वेजेस लिखा है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे हैं। तो आपको पता होगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या नहीं। अगर डायरेक्ट है तो यहाँ लिखना, नहीं है तो मत लिखना, आप पे छोड़ता हूँ मैं ये बात। उसके बाद आपको ये बात लिखा है फ्रेट। फ्रेट भी 2 लिखे हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड, क्योंकि ये खर्चे हैं, इनवर्ड भी खर्चा है, आउटवर्ड भी खर्चा है। कौन सा यहाँ आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, होमवर्क में करना है क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है नीचे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो आपने कुछ नहीं करना है, इन तीनों का टोटल करके लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक में। और जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें भी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, उसको प्लस करके लिख देना है। एक बार बता देता हूँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में क्या प्रोडक्ट होता है, क्या मतलब डिफरेंस होता है। रॉ मटेरियल हो गया कि जैसे आपका पेन का बिजनेस है तो आप प्लास्टिक खरीद के लाए, तो वो आपका हो गया रॉ मटेरियल, प्लास्टिक लेकर आए आप। उसके बाद आपने उसमें प्लास्टिक, जैसे इसको पेन को बना लिया बट उसके अंदर अभी रिफिल नहीं भरा, तो वो है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि अभी काम चल रहा है, इस पे पूरा बना नहीं है। और फिनिश गुड्स मतलब ये पेन की पूरा प्रोडक्ट बन गया है बेचने को। रॉ मटेरियल हो गया बिल्कुल प्लास्टिक लेकर आए आप, ऐसे फॉर्म में नहीं था, प्लास्टिक तो शीट आती है ना, वो लेकर आए, दैट इज रॉ मटेरियल। फिर आपने उसको थोड़ा बहुत बना दिया लेकिन कुछ चीजें अभी ढक्कन नहीं बना उसका, या उसमें इंक नहीं गई या कुछ, तो अभी आधा अधूरा बना हुआ है, तो वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। और जब पूरा पेन तैयार हो गया तो वो फिनिश गुड्स है। तो हैं तो तीनों क्लोजिंग स्टॉक ना, बच गए। ऐसे ओपनिंग स्टॉक वालों को प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक वालों को प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाला यहाँ लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक वाला यहाँ लिख देंगे। बाकी इस क्वेश्चन में जो 1-2 चीजें हैं वो आप खुद अपना दिमाग लगा के आई होप आप कर दोगे, मुझे पता है। उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो 10th क्वेश्चन है, एडजस्टेड परचेजेस 5,50,000 सेल्स। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया जैसा अभी हमने करा है, बिल्कुल सेम 8th क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब एक अगला क्वेश्चन है, लिखा है एसर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यही क्वेश्चन है आपकी बुक में भी, यही। किसके बाद, एडजस्टेड परचेज 5,50,000 वाले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। पहले उससे पहले आपको बता दूं, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या होता है। इसको पहले बात तो मैं लिख दूं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। कॉस्ट है ये, कॉस्ट मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कॉस्ट मतलब जितने का हमें सामान पड़ा है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वही हो गया, मतलब जो सामान आपने बेचा था ना अभी, मतलब मान के चलो जो आपने सामान बेचा है, उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी है। तो एक फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, आप कहोगे सर ये तो हमें पता था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला तो सबको पता होता है कि सर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, ये सीओजीएस जो है ना, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपके 12th में भी काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना। वहां पे मैं पूछता हूँ 12th क्लास में सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ऊपर से जाता है, कोई बताता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो इसको अभी याद हो जाए, और मैं फिर 12th क्लास में फिर पूछूंगा तो आप मुझे बताना कि सीओजीएस का मतलब आपको उस टाइम पे पता था या नहीं पता था, ठीक है जी। तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला, अब देखो एक मैं ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, आपको खुद अभी याद हो जाएगा। अब मैं जो दूसरा फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ना, उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट को माइंड में रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके, मेरे ख्याल अभी मैंने बोला है तो आपको एकदम से माइंड में आ गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट माइंड में आ गया। अब आप देखना जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट वाली ही लिखूंगा। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, सुनो क्या क्या लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का मतलब अब आप लोगों को पता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी तक देखो मैंने क्या लिखा है,
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड याद करो, सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखते हो वही लिखना है, प्लस कर दो नेट परचेजेस, डेबिट साइड में होती है वो प्लस कर दो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखवाए थे मैंने वो प्लस कर दो, फिर उसके बाद तो डेबिट में कुछ नहीं होता ना, फिर तो ग्रॉस प्रॉफिट ही निकल आता है, वो तो कैलकुलेट कर कर आता है, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तीनों को प्लस कर दिया और माइनस क्या कर दूं, अच्छा क्या कॉस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ सेल्स थोड़ी माइनस करूंगा, क्रेडिट साइड में सेल्स के अलावा क्या होता है, बस ये फॉर्मूला बन गया आपका, कोई मुश्किल है क्या? ये फॉर्मूला जो है देखो मेरे को भी कैसे याद है, अब मेरे को इतनी अकाउंट्स याद है 11th-12th की, क्या मैंने रटे हुए हैं? मैं तो बना के करता हूँ और आप भी अगर रटने का करोगे कोशिश तो आज याद रहेगा, 1 महीने बाद भूल जाओगे, 2 महीने बाद भूल जाओगे, 5 महीने बाद भूल जाओगे, लेकिन सोच के करोगे तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। आप भी देखो कैसे बनाया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट को माइंड में रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट से अच्छा ये भी तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, आप सोचो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चीज़ों के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ होता ही नहीं। बता दो मैंने क्या लिखवाया है? यहाँ क्या लिखवाता था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज़ेज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो एक फ़ॉर्मूला तो ये हो गया सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये तो फ़ॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक फ़ॉर्मूला ये हो गया। और इन दोनों को छोड़ के जो बाकी चीज़ें बची, उससे दूसरा फ़ॉर्मूला बना दिया मैंने। क्या-क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेज़ेज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही तो है सीओजीएस। और बताओ सीओजीएस का फ़ॉर्मूला कहीं मैंने एक चीज़ बाहर से नहीं लिखी। ये 2 और ये 4 चीज़ें, चारों मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से उठाई है। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का याद है आपको फ़ॉर्मेट, तो आप मुझे बताओ ये आपके लिए मुश्किल है क्या? ये बिल्कुल आपके लिए आसान है इस फ़ॉर्मूले को बनाना, है ना? तो आई होप ये सीओजीएस वाला आपको क्लियर हो गया हो। अब एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है बट मैं उसको कराने की सोच रहा हूँ, या मुझे आप लोग करके बताओ जल्दी से। एक ये क्वेश्चन प्लीज़ मेरे को कर दो। फिर अब जो है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कहीं इनकी क्लास ना शुरू हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों के आ गया, जल्दी से कर दो एक बार, क्योंकि मैंने सीओजीएस आपको बता दिया और मैं फ़ॉर्मूला दिखाऊँगा नहीं अब, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी याद हो गया ये फ़ॉर्मूला। एक बार फिर भी नज़र दिखा देता हूँ, ये रहा फ़ॉर्मूला। आप लोगों को याद हो गया, शायद इसको रटने-वटने की ज़रूरत है नहीं और आप इसको खुद ही बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपके आगे है, मेरे ख्याल दिख रहा होगा। इसको जल्दी से आप 2 मिनट में कर दो, मेरे को नहीं लगता आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। सीधा फ़ॉर्मूला लिखो और ये जो-जो वैल्यूज़ आनी है उनको पुट करो और आंसर बताओ मुझे। 2 फ़ॉर्मूले हैं, दोनों में से देखो कौन-सा वाला लगेगा इसमें। बिल्कुल ठीक। क्या-क्या प्लस करा आपने एक बार युवराज जल्दी से बता दो? और प्लस कर दिया, परचेज़ प्लस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है? क्लियर है? बड़ा आसान था ये, मेरे ख्याल सबने कर दिया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक में, कौन-सा है क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको बोला अभी कर रहे हैं हम? हाँ जी, सबकी बुक में 12 होगा शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपीयर इन द फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31st मार्च 2020। कह रहे पी एंड एल अकाउंट बना दो, 31 मार्च 2018 को वो खत्म हो रहा है साल और उसका आप पी एंड एल अकाउंट बना दो। तो पी एंड एल अकाउंट बड़ा ही आसान है, आप लोगों को पता है कि डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इधर आपके इनकम्स वगैरह आती हैं। तो हम जरा जल्दी से देखते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाना है इसको, ठीक है? पी एंड एल अकाउंट और वही लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है इस तरफ, जो ट्रेडिंग से यहाँ आता है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा है, जरा जल्दी से देखते हैं। कह रहा है द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स व्हिच अमाउंटेड टू रुपीज 6,50,000। कह रहे 6,50,000 की हमारी सेल्स थी
और उसका 45% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 6,50,000 का 45% निकालोगे ज़रा जल्दी से, 6,50,000 का 45% ज़रा देखते हैं कितना होता है। 6,50,000 का 45% ज़रा बताओ कितना होएगा? ये आएगा 529 29250 0 292,500 19,250 की 29 पक्का ना? 2 ग्रॉस प्रॉफिट 292,500 2,92,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक-एक उठाएँगे एंट्री और देखते हैं क्या वो यहाँ आनी है या नहीं। याद रखना यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है? सेल्स सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, बाकी सारी इनकम्स यहाँ आती हैं। जल्दी से पढ़ते हैं। पहला लिखा है सैलरी एंड वेजेस, तो क्या वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है? जल्दी से बताओ, सैलरीज़ एंड वेजेस लिखा है, इनडायरेक्ट। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो? फिर वो डायरेक्ट होता है, सैलरीज़ एंड वेजेस। कितना अमाउंट लिखा है? 30,000 ₹30,000। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कमीशन पेड। क्या कमीशन पेड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? अब ऐसे में आपको डाउट हो रहा होगा, तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, याद है? कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज़ एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्ट। तो आपने देख के देखना है जो लिखी हुई है ना ट्रांज़ैक्शन, आपको लगता है ये डायरेक्ट है, तो आपके मन से आवाज़ आए नहीं डायरेक्ट नहीं है, तो फटाफट यहाँ इनडायरेक्ट में आ जाएगी वो। तो कमीशन पेड जो है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो कहाँ आ जाएगी? पी एंड एल में। कितना है? ₹2,000। नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट लिखा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। जल्दी से बताओ, डायरेक्ट लग रहा है इनडायरेक्ट लग रहा है? लिखूं या ना लिखूं यहाँ? पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे खर्चा हुआ है, जल्दी से बता दो। इनडायरेक्ट है, यहाँ आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या ये खर्चा आपको प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड लग रहा था? नहीं लग रहा था, तो नहीं लग रहा था तो ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस पे करिए। इंश्योरेंस आपको क्या लगता है पी एंड एल में आना चाहिए या नहीं? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, तो इंश्योरेंस भी यहाँ पे आएगी। कितनी है? ₹3,000। ₹3,000। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या लगता है यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड कितना है? ₹4,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड यहाँ आएगा या नहीं आएगा? आएगा, वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड ये है ₹5,000। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हुआ है, आएगा कि नहीं आएगा यहाँ? वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग कितना खर्चा हुआ है? ₹10,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है हमने, तो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ₹18,000। नेक्स्ट पढ़ता हूँ अब। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। आएगा कि नहीं आएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? रेंट रिसीव्ड है ना, ये इनकम है हमारी, तो ध्यान से देखना है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना है? ₹17,000, ₹17,000। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, तो कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड में हमारी इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना है? ₹15,000। हाँ जी। नेक्स्ट लिखा है बेड डेट्स। बेड डेट मतलब नुकसान, यहाँ आएगा या नहीं आएगा? क्रेडिट में आएगा बेड डेट, शाबाश। बेड डेट हमारी इनकम होती है, बेड डेट हमारा लॉस होता है भाई हर्ष। बेड डेट लॉस होता है, लॉस और एक्सपेंस वाली ये साइड है, ठीक है।
हाँ, तब वो उधर आता है, बैड डेट रिकवर होता तो आपने सही बोला था उसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है। उसके बाद लिखा है ब्रोकरेज पेड करी है, तो आएगा कि नहीं आएगा यहाँ? ब्रोकरेज पेड आएगा, ठीक है जी। ₹950। और कुछ बचा है? नहीं बचा। अब आपको देखने में कौन-सी साइड बड़ी लग रही है? डेबिट साइड की क्रेडिट? मुझे तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। हाँ, जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसको हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 और 7 9 और 5 14 1 10 11 12 और 1 3,24,500। अब इतने सारे खर्चे आप साइड में लिखते रहो कितना टाइम वेस्ट होता, बट हम यहीं करेंगे 0 फिर 5 और 5 10 1 और 5 6 6 और 9 15 15 और 0 मतलब 15 हो गया, 1 आ गया, 1 और 2 3 और 1 4 3 7 और 4 11 और 5 16 और 8 24 और 9 24 और 9 33 33 और 9 44 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 9 और 3 12 1 2,39,050 आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है। कहाँ गलती करी मैंने ज़रा बताओ? टोटलिंग में गलती कर दी क्या मैंने? क्योंकि अमाउंट तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत लिखा है। हैं? 2000 कम आ रहा है ना हमारा, 2000 कम आ रहा है। तो कोई चीज़ है जो नहीं हमने ये कमीशन तो यहीं आएगी, कमीशन पेड तो यहीं आएगी ना। कुछ लिखा नहीं है ना फैक्ट्री का। मैंने या फिर टोटलिंग में गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है, वैसे आपको क्लियर हुआ है कि कैसे करना है ये? 5 और 5 10 1 और 5 6 और 9 15 1 और 2 3 और 1 4 3 7 और 4 11 और 5 16 और 8 24 और 9 33 33 और 9 33 नहीं यार 33 और 1 34 होता है ना? 33 और 1 34 3 आया 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 8 और 4 12 8 और 4 12 1 और 2 3 2,41,050 आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, मैंने जो है अब यहाँ क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट ये आपका क्या आता है पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है और उससे हाँ, ये आगे होगा ना बैलेंस शीट में, बट वो हम अभी सीखेंगे आगे चल के जब हम बैलेंस शीट बनाएँगे। ये नेट प्रॉफिट अच्छा आप एक बार जल्दी से जाने से पहले मुझे जल्दी से बता दो, आप लोगों के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आया है ना, नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड होना चाहिए? ज़रा सोच के बताओ नेट प्रॉफिट कहीं ऐड होएगा, कहाँ होना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ आपने बिज़नेस शुरू करा, कैपिटल लगाई, ठीक है? आपने प्रॉफिट कमाया, कहाँ जाना चाहिए? क्या आपकी कैपिटल नहीं बढ़ जाएगी 1 साल बाद? आपने जो पैसा लगाया था वो बढ़ नहीं जाएगा? हम कहते नहीं है यार मैंने आज जो है 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए थे और फिर वो जो है भई मेरे बिज़नेस से मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। तो उसकी कैपिटल टोटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख नहीं हो जाएगी? 1 लाख उसने और कमा लिया। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में। बस अभी हिंट दे दिया, अभी आगे जब क्वेश्चन्स करेंगे तब आपको बताऊँगा। अभी आपने क्या करना है होमवर्क जल्दी से सुन लो और फिर चले जाना। ऐसे जो क्वेश्चन करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के जो बचे हुए हैं और पी एंड एल अकाउंट का जो मैंने क्वेश्चन कराया है, इससे अगले 2 क्वेश्चन करने हैं आपने। शायद 1 ही है, जो भी है 1 या 2 भी हैं, क्या कह रहे हो? नहीं आया सर का रिप्लाई? हाँ जी, आते हैं हम ज़रा समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग ये वैसे आपको एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, अब आपको आगे कभी मतलब 11th में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। हाँ, 12th में ये काम आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अभी यहाँ तो कोई लेना-देना नहीं है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपका ट्रेडिंग, पी-एंड-एल और ये सब आता है, तो वहाँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक क्वेश्चन बुक में दे रखा है तो हम छोड़े क्यों? कर तो लें, क्या पता 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का अलग से। तो ज़रा समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आप नाम से समझोगे हाँ, एक बार अंश भी आ रहा है, एक बार उसको भी ले लें क्लास में फिर ज़रा समझते हैं। अंश चलो पता नहीं आ क्यों नहीं रहा, मैंने उसको ऐड तो कर लिया। चलो सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ज़रा समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारे बिज़नेस में हमने बिज़नेस से कितना
प्रॉफिट कमाया। बिज़नेस से अब आप कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई। अभी जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है ना, अभी क्वेश्चन में आप लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला है, मुझे बताना ज़रा, जैसे ये मेरा वाला क्वेश्चन करा हुआ है जो मैंने करा है, इसमें मुझे बताना, ये जो नेट प्रॉफिट आया है 2,41,050 रुपीज़, इसमें ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इंक्लूड है ना इसमें? अगर ये नहीं होते 17,000 और 15,000 तो हमारा प्रॉफिट कम आता ना। तो मेरा कहने का मतलब है ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी भी हमारी इनकम, सेल वगैरह हुई है जो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड है, सब मिला के हमारा इतना नेट प्रॉफिट आया ना। तो नेट प्रॉफिट तो क्या बताता है आपको कि भाई आपने जो है आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब आपने जो पूरे साल में काम करा उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है कि आपके जो बिजनेस से रिलेटेड आपको जो इनकम हुई है ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या? जैसे रेंट आपको रिसीव हुआ है, तो क्या वो आपका बिजनेस का मेन ऑपरेशन वही था? बिजनेस ऑपरेशन आपका क्या रेंट रिसीव करना था? नहीं, आपका बिजनेस तो पेन बनाने का था, आपका बिजनेस तो पेन मैन्युफैक्चरिंग का था। लेकिन मान के चलो आपने अपनी एक बिल्डिंग जो थी, उसमें आपके पेन बनाने के लिए जो 2 फ्लोर ही काम आ रहे थे, 2 फ्लोर आपने ऊपर रेंट पे दे दिए। तो इनकम तो आपको उससे भी हुई है, रेंट रिसीव्ड। लेकिन क्या वो आपका बिज़नेस का मेन ऑपरेशन था? बिज़नेस ऑपरेशन क्या आपका रेंट पे देना था अपनी बिल्डिंग? कि पेन से जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपको जो प्रॉफिट हुआ, वो आपका मेन बिज़नेस था? बात समझ रहे हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो आपको मेन बिज़नेस से प्रॉफिट हुआ है ना, जो जिस चीज़ का आपका मेन बिज़नेस है, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो आपको इधर-उधर से छोटी-मोटी एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, जैसे रेंट रिसीव हो गया, या आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे इंटरेस्ट आ गया, या बैंक में एफडी करी थी उससे इंटरेस्ट आ गया, तो नेट प्रॉफिट में तो आपके इंक्लूड होता है ना वो, क्योंकि आपकी जितनी भी इनकम होती है आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, और वो फिर आपके नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाती है। यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि आपके नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गई वो। लेकिन क्या ये आपका मेन बिज़नेस की इनकम थी? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके मेन बिज़नेस की इनकम क्या थी? सेल, जो आपने अपने गुड्स को सोल्ड करा है, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, वो एक्चुअल में आपका बिज़नेस ऑपरेशन था। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ज़रा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है वो है नेट प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में जैसे नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, मुझे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो क्या मुझे नेट प्रॉफिट में ये जो एक्स्ट्रा इनकम है उनको माइनस नहीं कर देना चाहिए? तभी तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी हमारे नेट प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा नेट प्रॉफिट में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनको मैंने क्या कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया। अब मुझे बताओ, कुछ ऐसे खर्चे भी तो होंगे मेरे जो मुझे मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि जो बिजनेस के एक्चुअल बिजनेस चलाने के लिए, जो बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए मेरे खर्चे होते हैं, उसके अलावा भी मैंने ऐसे कुछ खर्चे करे होंगे जिससे मेरे बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली उसका कोई रिलेशन नहीं था। जैसे जैसे मान के चलो, जैसे मैंने जो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी, वो जो 2 फ्लोर रेंट पर दिए हुए थे, उनकी मैं कुछ मेंटेनेंस कराता हूँ। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरे को उससे कोई बिज़नेस में फ़र्क पड़ेगा?